हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी लाओस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, ठीक है। मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिण पश्चिम भाग में मेकांग डेल्टा का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? ऑप्शन ए है शांत मौसम, ऑप्शन बी है ठंडा एवं शुष्क मौसम, ऑप्शन सी है गर्म एवं धूप वाला मौसम, ऑप्शन डी है तूफानी मौसम। तो इसका यानी एकाएक जब बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट होती है तो वो संकेत होता है किस चीज़ का? तूफानी मौसम, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर जो है वो वायुदाब मापी है जो मौसम में होने वाले बदलावों को भविष्यवाणी करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, ऑप्शन बी सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ नंबर वो हो जाए आपका साख भंडारण, विपणन और वितरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो हरित क्रांति जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही होंगे। हरित क्रांति का तात्पर्य है कि कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि, तेजी से वृद्धि, ठीक है। जो अधिक उपज देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरक, उसके बाद नई तकनीक जो है उसका परिणाम स्वरूप हुई है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन को क्या है माना जाता है। और हरित क्रांति का जो प्रमुख घटक है वो हो जाएगा आपका उन्नत किस्म का बीज, रासायनिक उर्वरक, उसके बाद सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक, ठीक है। ये सब जो है आपका हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत वन रिपोर्ट वन की स्थिति भारत जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो है 77,482 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 77,482 वर्ग किलोमीटर पर जो है वो वन है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आपका 66,688 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में।
उसके बाद है तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है वो आपका 55,611 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है वो 51,619 वर्ग किलोमीटर पर जो है वन आच्छादित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पहला नंबर, दूसरा अरुणाचल, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार अवस्थित कीजिए। तो नदी यानी लंबाई के आधार पर जो है घटते क्रम में सजाना है। तो इसमें पहला हो जाएगा वो आपका गोदावरी। घटते क्रम में सजाना है तो सबसे ज़्यादा वाला पहले, उसके बाद उससे कम, उससे कम। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 2 नंबर गोदावरी। गोदावरी का कितना है 1465 किलोमीटर। ठीक है, 1465 किलोमीटर है। तो एक नंबर में यानी दो, ऑप्शन दो में है, एक सी में है और एक ए में है, तो 2 हो गया। उसके बाद दूसरा हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा का कितना है 1402 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि कृष्णा 3 2 3, तो 2 3 ए में भी है और सी में भी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर पर आ जाएगा आपका नर्मदा। नर्मदा का है 1312। ठीक है, 1312 किलोमीटर। तो नर्मदा यानी कि 2 3, नर्मदा एक नंबर पे है इसमें ऑप्शन में। तो आपका पहला हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3, 2 3, उसके बाद नर्मदा हो गया तीसरा आपका, तो 2 3 और कावेरी। कावेरी हो जाएगा चौथे नंबर पे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है ए सही होगा, 2 3 1 और 4। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले कौन हो जाएगा गोदावरी जिसका लंबाई है 1465 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा जो है वो है 1402 किलोमीटर। नर्मदा है 1312 किलोमीटर और कावेरी है 800 किलोमीटर। कावेरी कितना है 800 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड, जलेपला दर्रा सिक्किम, दिफू दर्रा मिजोरम और तुजू दर्रा मणिपुर। तो इसका जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सुमेलित नहीं है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह दर्रा जो है 4590 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, यानी कि दिफू दर्रा जो है वो मिजोरम में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा को जो है सीमा के पास स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी बचौर, ऑप्शन सी कांकरेज, ऑप्शन डी सुरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि सुरती जो है वो आपका भैंस की नस्ल है, जबकि और सारे जो है यानी कि मालवी हो गया, बाचौर हो गया, उसके बाद कांकरेज हो गया, ये सब गाय की नस्ल है। भैंस की और नस्ल है जैसे मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी, ये सब भैंस की नस्ल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में कामेंग नदी पर स्थित है। यह 600 मेगावाट जल जो है मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की परियोजना है। ठीक है, 600 मेगावाट
कहाँ है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी सूरत। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बम्बई। भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र जो है 1818 में, 1818 में, ठीक है, 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर यानी कलकत्ता में स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सफल नहीं रहा। तो आगे चलकर 1854 में जो है वो आपका केजी एंड डाबर द्वारा मुंबई में मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से पहला सफल सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। और जब वो स्थापित हो गया 1854 में, तो उसमें जो है वो उत्पादन कब स्टार्ट हुआ? 1856 में। उत्पादन जो है 1856 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। जहाँ तक कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या स्थित है वहाँ पे, लेकिन प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वाला आबादी वाला राज्य है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है वो सबसे प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, कितना? 90%। हिमाचल प्रदेश कितना? 90% हो गया, ठीक है। उसके बाद बिहार में 88.7%, और असम में 85.9% है, ओडिशा में 83.3% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्ण तथा शुष्क पवन सामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका के पश्चिमी तट, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गर्म और शुष्क हवा सामल जो है इराक में पाई जाने वाली एक अस्थायी हवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑप्शन ए यानी 1 राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, ऑप्शन डी यानी कि 4 राष्ट्रपति सदन को स्थापित कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 राष्ट्रपति जो है वो आपका 4 नंबर जो है ऑप्शन राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, ये नहीं है। लोकसभा की बैठक स्थगित करने अथवा गतिपूर्ण न होने पर सदन की बैठक निलंबित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, न कि राष्ट्रपति को, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिनों यानी कितने दिन या माह तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 4 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 14 दिन। संविधान के अनुच्छेद 172, ठीक है, 172 के आधार पर विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है, ठीक है। पहली बार में 3 माह के लिए एवं दूसरी बार में 1 माह के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? ऑप्शन ए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, ऑप्शन सी राज्यपाल को राजनयिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकें। ठीक है, राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, केवल सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है। संघ या किसी अन्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति हटा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 37, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 38 में किया गया है, और अनुच्छेद 37 में जो है वो कहा गया है कि निर्देशक तत्व की प्रकृति गैर नियोजित है, यानी कि उन्हें हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 39 के घ, ठीक है, अनुच्छेद 39 के घ जो है उसमें है कि पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय करता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, संसद सदस्यों की निहरता संबंधित मामलों पर निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा सलाह राष्ट्रपति को करता है। ऐसे अनुच्छेद 102 के 2 के आधार पर किया जाता है। 102 के 2, ठीक है, पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें आदर्श, उद्देश्यों की रूपरेखा, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व में निहित रहता है। ठीक है, निहित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है नए राज्यों का निर्माण, युद्ध की घोषणा करने में, वित्तीय आपात में, राज्य सूची के किसी विषय पर सांसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान के आधार पर सदस्यों के 2/3 बहुमत पारित कर राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा बनाया गया इस प्रकार का कानून जो है वो 1 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अगर राज्यसभा द्वारा पारित कर तो इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई है, जो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, बाकी 3 जो है वो आपका सही है।
बाकी 3 सही है। उसके बाद ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो नहीं है। भारत सरकार जो है, भारत सरकार अधिनियम 19 के तहत जो है आपका ABC सही है, ठीक है। यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है वो आपका 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत जो है विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों प्रणालियों का अपनाया गया है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। संविधान में संशोधन के लिए 3 प्रणालियों यानी विधियों का अपनाया गया है। फर्स्ट है कि संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कातीय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार। उसके बाद दूसरा, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, यानी कि ये जो है अनुच्छेद 368 के अनुसार। और तीसरा, विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिका, ये जो है विधायिकाएं, यानी कि ये जो है आपका अनुच्छेद 368 के तहत है, ठीक है। ये संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन ए है ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमन और बीबी गिरी। ऑप्शन बी है बीबी गिरी, नील संजीव, यानी कि ये 4 ऑप्शन में से जो है वो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है बीबी गिरी। ये जो है 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल है, ठीक है। 1969 से 1974, 1969 से यानी कि 1969 से 1974, ठीक है। किनका? ये बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो पहले बीबी गिरी 1969 से 74, उसके बाद नील संजीव रेड्डी, इनका है, इनका 1977 से 1982, 1977 से 1982 कार्यकाल, ठीक। उसके बाद आपको ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह का जो है वो आपका 82 से 87 है, 1982 से 1987। और उसके बाद आर वेंकट रमन जो है इनका 1987 से 1992 कार्यकाल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बीबी गिरी, उसके बाद नील संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकट रमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30 वर्ष, 35 वर्ष, 60 वर्ष या डी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद जो है इसके अवकाश ग्रहण करने की जो आयु है वो 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्यता जो है अनुच्छेद 124 में निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार योग्य व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हो, ठीक है। राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रांगत विधिवेता हो तो वो जो है आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विटामिन है। ऑप्शन ए केरोटीन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एड्रिनलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये होगा इसका सही आंसर, क्योंकि आपका कैरोटीन जो है वो प्रोटीन है, इंसुलिन हार्मोन है और एड्रिनलिन जो है वो भी हार्मोन है, लेकिन राइबोफ्लेविन जो है जिसको B2 बोलते हैं वो विटामिन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है मैग्नीशियम और विटामिन डी का, आयरन और विटामिन सी का, कैल्शियम और विटामिन सी का, आयरन और विटामिन ए का। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि दूध में आयरन और विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा में उपस्थित न होने के कारण जो है आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। ठीक है, क्योंकि विटामिन के जो है वो यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। यकृत जो है विटामिन के का संश्लेषण करता है और विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है। यह प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में जो है वो सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है। ऑप्शन ए अतिरिक्त लवणों के निकालने से, ऑप्शन बी नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, ऑप्शन सी ताप नियमन से, ऑप्शन डी यौन आकर्षण से। तो स्तनपायी में जो श्वेत ग्रंथि है उसका संबंध जो है वो है आपका कि श्वेत ग्रंथि यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताप नियमन से। ठीक है, श्वेत ग्रंथियाँ जो है स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है और यह सामान्यतः घुमावदार एवं नलवत होता है। यह ग्रंथियाँ जो है ताप को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन, सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एल्ब्यूमिन। सामान्य मूत्र में जो है वो 95% जो होता है वो जल होता है। 95% क्या होता है? जल। ठीक है, उसके बाद आपका 2% लवण होता है, 2% लवण। उसके बाद आपका 2% लवण हो गया, 2.6% यूरिया होता है और 0.3% यूरिक एसिड, 0.3% यूरिक एसिड तथा क्रिएटिन जो है वो भी होता है और इसका पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम के कारण होता है और मूत्र का पीएच मान जो है वो 6 होता है। मूत्र में एल्ब्यूमिन जो है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये असामान्य घटक का मतलब ये नहीं होता है, बाकी सब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन बी ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन सी ध्वनि का व्यतिकरण, ऑप्शन डी ध्वनि का अध्यारोपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का परावर्तन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? हृदय धमनी, फुफ्फुस धमनी, कैरोटिड धमनी और यकृत धमनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर यकृत धमनी ले जाती है। ठीक है, इसको हेपेटिक धमनी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है अपटू ग्रंथि, ऑप्शन सी है स्तन ग्रंथि, ऑप्शन डी है अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि। ठीक है, एड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशय की जो है वो ग्रेफियन पुटिका से निकलती है और यह एस्ट्रॉयड मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है का स्राव पीयूष ग्रंथि के FSH, ठीक है, ये जो है FSH, उसके बाद LH, ठीक है,
एलएच, ये हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जामुन, जेट्रोफा, जकरांदा, ऑप्शन डी A+B। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी जेट्रोफ के बीज से जो है, जेट्रोफा के बीज से जेट्रोफा आयल निकलता है, जिसके मतलब प्रसंकरण के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रियोलोगोमेडिस, ऑप्शन बी पक्सिनिया ग्रैमिनिस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिलेगोट्रिटिसी, ऑप्शन डी कुलेट्रोटिकम फाल्टकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी कि ऑस्ट्रियोलोगोट्रिटिस एक पादप रोगाणु है जो गेहूं के धब्बे के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकता है? ऑप्शन ए में है गुरुत्वीय और नाभिकीय, ऑप्शन बी में है स्थिर वैद्युत या नाभिकीय, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत, ऑप्शन सी है कुछ अन्य बल। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, नियॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नियॉन। यानी सभी उत्कृष्ट गैस एक परमाणु वाली गैस होती है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन द्विपरमाणु वाली गैस है। ठीक है, द्विपरमाणु वाली गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में, Cl2O में, H2O में या N2O में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि OF2 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो -2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैडमियम। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि कैडमियम। सभी क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है। ठीक है, हाइड्रोजन पैदा करती है, और क्योंकि इनका आयन जो है वो विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयन जो है वो विभव हाइड्रोजन से कम होने के कारण जो है यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पायस एक कोलाइड होता है, द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, ठोस में गैस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी कहने का मतलब हुआ कि पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे दूध हो गया, दूध पायसीकरण, ठीक है, पायसीकरण तेल, पायसीकृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4 और ऑप्शन डी HF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कहने का मतलब हुआ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल उच्च ऑक्टेन ईंधन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है H2SO4 का। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है वो हवाई जहाज के ईंधन के रूप में अधिक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए अल्फा उत्सर्जन, बीटा उत्सर्जन, गामा उत्सर्जन, ऑक्सीकरण। कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थ में
गामा उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए आवश्यक है निर्जलीकरण प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या जलयोजन या अनहाइड्रोजन बनाना, हाइड्रेट बनाना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है और वह शीघ्र से क्या होता है, जिप्सम में बदलकर जम जाता है। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। ठीक है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है, ऊष्मा की अच्छी प्रवर्तक, ऊष्मा की गैर अवशोषक, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। तो पृथ्वी जो है वो ऊष्मा की खराब अवशोषक है और खराब विकिरक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धक लेंस क्या है, वृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस या अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, वृत्त फोकस दूरी उत्तल और अल्प फोकस दूरी उत्तल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धन लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस आवर्धन लेंस के रूप में भी काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किसके बराबर किससे बनता है, क्वार्ट्ज कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट या सोडियम सिलिकेट। तो क्वार्ट्ज जो है वो आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। किससे बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, यानी कि क्वार्ट्ज एक रूपांतरित चट्टान है, क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट के रूप में रूपांतरण से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, श्यानता, वायल के नियम, गुरुत्वीय बल या पृष्ठ तनाव। तो जब बॉल पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल जो है वो कागज के घर्षण से घूमती है और गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से क्या है होती हुई कागज पर आ जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऑप्शन और गुरुत्वीय बल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए है विद्युत शक्ति, ऑप्शन बी है विद्युत दाब, ऑप्शन सी है विद्युत क्षरण, ऑप्शन डी है विद्युत विसर्जन। तो त्वरित जो है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी विद्युत विसर्जन, विद्युत विसर्जन से। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है, त्वरित विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित जो है वो चालक का प्रयोग भवनों के सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन ए टी.एच. मेमैन, ऑप्शन बी सेमूर के, ऑप्शन सी फ्रेड मॉरिसन, ऑप्शन डी सर फ्रैंक हीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि लेज़र का आविष्कार टी.एच. मैनन द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जो है वो संचार, सूचना तकनीकी, दूरी और समय मापन, हेलीकॉप्टर तथा औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।